Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter Vital Villages, Thriving Towns. And in this chapter we have discussed about how the villages became prosperous around 2500 years ago. The reason for the prosperity of the villages were the increase in the agricultural output. And this agricultural output increased because of use of iron plowshare. That was one of the reasons for increase in the agricultural output. The second reason was this use of sources of irrigation. As we have discussed in detail about these sources of irrigation, how the sources of irrigations were built during that time. And we have seen that because of this increase in output of the agriculture, what happened that the tax was also increased, the income of the king also increased, and this caused prosperity. And then we were seeing the structure of the village society in the Indian subcontinent, and in this regard we have discussed about Sangam literature. In the Sangam literature, we have so many informations about the structure and composition of the villages. And these Sangam literatures were composed around 2000 years ago. And these are called Sangam because they have been composed and compiled in assemblies of poets. And these assemblies of poets were held in Madurai. Okay, and through these Sangam literature we came to know that in the southern part of the subcontinent there lived different types of farmers. Like there were large farmers or large landowners. The large landowners were known as they were known as वेल्लालार. ठीक है, लार्ज लैंड ओनर्स को वेल्लालार कहा जाता था. जैसे कि हमने कल इसको सिविक्स के साथ भी रिलेट करके बताया था कि जो हमने सिविक्स में रूरल लाइवलीहुड पढ़ा उसमें भी हमने देखा था कि 3 कैटेगरी के फार्मर्स होते थे. लार्ज फार्मर्स जैसे कि रामालिंगम था, है ना, उनको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, दे आर कॉल्ड वेल्लालार. एंड देन ऑर्डिनरी प्लॉमेंस वर देयर हु वर नोन एज उझावर. ये जो ऑर्डिनरी प्लॉमेंस हैं, ऑर्डिनरी दे वर नोन एज उझावर. ठीक है, ये ऑर्डिनरी प्लॉमैन जो है वो उसी तरह के हुए जैसे कि हमारे रूरल लाइवलीहुड में शेखर था, है ना. और इसके अलावा लैंडलेस लेबरर्स होते थे जो कि जिनको कदाइसिया या आदिमई कहा जाता था. लैंडलेस लेबरर्स, है ना. कदाइसिया या आदिमई. ठीक है, अब ये हमारा कहाँ का है, ये सारा जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं वो सदर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. ठीक है, अब नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट में द स्ट्रक्चर वाज डिफरेंट, द नेम्स वर डिफरेंट. लाइक अगर हम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट को देखते हैं तो वहाँ पर एक विलेज हेडमैन होता था. एंड दिस विलेज हेडमैन वाज नोन एज ग्राम भोजका. ओके, इस विलेज हेडमैन को ग्राम भोजक कहते थे. और मोस्टली ये जो ग्राम भोजक का पोस्ट होता था दैट वाज डायनेस्टिक, मीन्स कि मेन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशंस. फादर बने ग्राम भोजक, देन आफ्टर द डेथ ऑफ फादर उनका बेटा, फिर ऐसे करके एक ही फैमिली के जो मेल मेंबर्स हैं दे यूज्ड टू होल्ड दैट पोस्ट. ओके, सो दिस पोस्ट वाज हेरिडिटरी. इसी को हम लोग कहते हैं हेरिडिटरी. ओके, हेरिडिटी में मतलब एक के बाद एक फैमिली के ही मेंबर जो है वो बन रहे हैं. दिस इज नोन एज
हेरेडिटरी। ठीक है, तो जो हेडमैन होते थे वो ग्राम भोजक होते थे, और मोस्टली क्या होता था, जो ग्राम भोजक होते थे दे वर द लार्जेस्ट लैंड ओनर, जो सबसे बड़ा लैंड ओनर होता था उसी को ग्राम भोजक कहते थे। और ग्राम भोजक के पास बहुत सारे लैंड होती थी, लार्जेस्ट लैंड ओनर है तो ऑब्वियसली उसके पास बहुत सारे लैंड होंगे। अब इन लैंड पे वो कैसे कल्टीवेट करेगा, इसके लिए वो बहुत सारे उसके पास स्लेव्स होते थे, वर्कर्स को हायर करता था, है ना, वर्कर्स को हायर करके और स्लेव्स के हेल्प से वो अपने लैंड पे कल्टीवेशन करता था। एंड ये बहुत ही ग्राम भोजक का जो पोस्ट था ना, that was very powerful, and the king used this ग्राम भोजका to collect taxes। विलेजर्स से टैक्सेस लेने के लिए कैसे टैक्स लिया जाएगा, these ग्राम भोजका, through these ग्राम भोजकास the king used to take taxes, okay, and these ग्राम भोजका they also functioned as judges and sometimes they also worked as policemen। जज की तरह, पुलिसमैन की तरह ये लोग फंक्शन करते थे। तो इस तरह से इनके पास बहुत ज़्यादा ये पावरफुल होते थे ग्राम भोजका। मतलब एक ही इंसान है, एक तो उनका वो लार्जेस्ट लैंड ओनर है, डायनेस्टिक हो गया, हेरिडिटरी हो गया उनका पोस्ट। देन हम देख रहे हैं कि उनके पास बहुत ही मल्टीपल टाइप ऑफ पावर्स हैं, लाइक दे आर टू कलेक्ट द टैक्सेस, they are there to function as judges also, they are also functioning as policemen। तो हर तरह का पावर जो था वो इनके पास था। अब ग्राम भोजका तो हो गया जो लार्जेस्ट लैंड ओनर, इसके अलावे भी और भी फार्मर्स हुआ करते थे। तो उन फार्मर्स में देखिए तो जो इंडिपेंडेंट फार्मर्स थे दे वर नोन एज गृहपतिज, ओके, एंड ये स्मॉल लैंड ओनर्स होते थे, इनके पास बहुत ज्यादा लैंड नहीं होता था, थोड़ा लैंड होता था, दे वर नोन एज गृहपतिज। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज गृहपतिज देयर वर अदर मेन एंड वुमेन लाइक दासा कर्मकारा। दीज दासा कर्मकारा वर लैंडलेस लेबरर्स, they were not owing any land and they had to work on the land of someone else, है ना, जो कि किसी और के फील्ड पे उनको जाकर के वो काम करते थे। ठीक है, तो इस तरह का ये सिस्टम जो था वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में प्रिवेल करता था। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में जो लार्जेस्ट लैंड ओनर था उनको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था ग्राम भोजका। they were known as ग्राम भोजका। इसके बाद स्मॉल लैंड ओनर्स होते थे, they were known as गृहपतिज। they were known as गृहपतिज। एंड देन जो होते थे वो थे विदाउट एनी लैंड, है ना, जो कि जिनके पास किसी भी तरह का कोई भी लैंड नहीं होता था। सो दे वर नोन एज लैंडलेस लेबरर। इनको क्या कहा जाता था, दे वर नोन एज दासा कर्मकारा, ओके, दे वर नोन एज दासा कर्मकारा। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्थ इंडिया में, और इसमें हमने ग्राम भोजक के बारे में काफी डिटेल में पढ़ा है। इसका आपका क्वेश्चन भी है ना, जो टेक्स्ट बुक के लास्ट में क्वेश्चन है वो दैट इज रिगार्डिंग ग्राम भोजका, कि वो क्यों पावरफुल था, उसके क्या पावर्स थे, क्या फंक्शंस थे, तो वो सब हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि ये तो फार्मर्स का हो गया है ना।
तो ऐसा नहीं था कि विलेज में केवल फार्मर्स ही रहते थे. अदर देन फार्मर्स देयर वर अदर पर्सन्स ऑल्सो, लाइक कुछ क्राफ्ट पर्सन्स भी होते थे, लाइक ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर, वीवर, है ना, ये भी होते थे. तो ये सब मिलकर के पूरे गांव को, मतलब फॉर्मेशन जो स्ट्रक्चर जो था उसमें ये सब कुछ इंक्लूडेड थे. तो दिस इज ऑल अबाउट द विलेजेस. विलेज में हमको यही पढ़ना है कि क्यों विलेज प्रॉस्पर हुए, व्हाट वाज द रीजन for the prosperity of the village, what factors led to the increase in the agricultural output of the villages, and what was the structure of the village, है ना, जिसमें कि हम लोग को नॉर्थ और साउथ दोनों का अलग अलग जानना है. अब हम लोग देखेंगे टाउन्स के बारे में, थ्राइविंग टाउन्स. तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि व्हाट आर द सोर्सेज टू नो अबाउट द विलेजेस. कैसे, किन सोर्सेज के थ्रू हम विलेजेस के बारे में जान पाते हैं. ठीक है, तो ये कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमें विलेज के बारे में पता चलता है, टाउन्स के बारे में पता चलता है. ऐसे जो सोर्सेज हैं इनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हमारे लिए हो जाता है जातकास. ठीक है, जो जातक टेल्स है ना, दे आर वेरी रिच सोर्स टू नो अबाउट द लाइफ इन द टाउन्स. टाउन्स में किस तरह की लाइफ होती थी इसके बारे में हमें उससे पता चलता है. ठीक है, जातकास, ओके. तो जातकास जो हैं ये क्या है, दे आर स्टोरीज. जातकास आर नथिंग बट स्टोरीज, एंड दीज स्टोरीज वर composed by ordinary people, and they are composed by ordinary people, but they are written down and preserved by बुद्धिस्ट मॉन्क. जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे वो उन्होंने उसको लिखा था और उसको प्रिजर्व भी वही करते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क ही करते थे. ठीक है, और इसमें आपके बुक में एक स्टोरी दिया है, जातक टेल्स का ही वो स्टोरी है, जिसमें ये दिखाया है कि कैसे एक पुअर मैन ग्रेजुअली रिच बनता है. और इस स्टोरी को जब हम इसका जो एक एक्सर्प्ट है जो पढ़ रहे हैं उससे हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं सिटी लाइफ के बारे में. We came to know so many things about the life in the city at that time. Like the story is the clever poor man. The clever poor man. ठीक है, तो so the story starts with a clever poor young man who lived in a city. Okay, he was poor but he was clever and young, and he lived in a city, and what he had, a dead rat. He was अगर उसके पास कुछ था, कोई रिसोर्स था, तो that was only a dead rat. And what he did, that he sold that dead rat for a coin to a hotel for their cat, because the owner of the hotel had a cat, and in order to feed that cat, the owner purchased that dead rat from that young poor wise man in a coin. ठीक है, तो एक कॉइन में उसने उस डेड रैट को खरीद लिया होटल के ओनर ने, और जो यंग पुअर था, क्लेवर पुअर यंग मैन था, उसके पास एक कॉइन उसको मिल जाता, 1 कॉइन. ठीक है, फिर व्हाट हैपेंड दैट वन डे देयर वाज अ स्टॉर्म. स्टॉर्म क्या होता है? STORM. स्टॉर्म हुआ आंधी, है ना. तो एक दिन क्या हुआ, बहुत तेज आंधी आई. तो जब स्टॉर्म हुआ तो क्या हुआ कि द किंग्स गार्डन बिकेम वेरी लिटर्ड विथ ब्रांचेस एंड लीव्स. कैसे होता है जब बहुत तेज हवा चलती है, जिसको हम स्टॉर्म कहते हैं, तो उसमें कई बार होते हैं कि मतलब पत्ते तो झड़ ही जाते हैं, पौधों के पत्ते, कई बार ब्रांचेस भी टूट जाते हैं पेड़ों के. तो वैसा ही स्टॉर्म आया था, जिसमें हम क्या देखते हैं कि पेड़ों के ब्रांचेस टूट गए, लीव्स बहुत सारे चारों तरफ बिखरे हुए थे. और अब जो गार्डनर था, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू मेंटेन द गार्डन, नाउ द गार्डनर वाज वेरी परटर्ब्ड, ही वाज वेरी डिस्टर्ब्ड
हाउ टू क्लियर द मेस। अब इस मेस को कैसे क्लियर किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड सिचुएशन हो गई थी, बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी स्टॉर्म के कारण। तो अब वहीं पर यंग मैन जो था वो वहाँ था गार्डनर के पास। उसने कहा कि मैं आपका गार्डन साफ कर दूंगा, आई विल क्लीन योर गार्डन, बस मुझे एक काम आप करिए कि जब मैं क्लीन करूं तो जो भी वुड एंड लीव्स होंगे वहाँ पे क्लीन करने में मुझे मिलेंगे, वुड और लीव्स, वो मैं आपको नहीं दूंगा, वो मैं ले जाऊंगा, ठीक है। जो भी लीव्स होंगे और जो वुड होंगे वो सब मैं ले जाऊंगा, इसके बदले में मैं आपका पूरा गार्डन साफ कर दूंगा। तो जो गार्डनर था वो अग्री हो गया कि ठीक है, तुम लेते जाना वुड एंड लीव्स, तो तुम लेते जाना, बट मेरा गार्डन तुम साफ कर दो। तो यंग मैन ने क्या किया कि वहीं पर बहुत सारे आसपास में बच्चे थे जो कि वहाँ पर खेल रहे थे, है ना। तो चारों तरफ से बच्चों को उसने कलेक्ट कर लिया और उनको कहा कि वो हर बच्चे को एक स्टिक अगर वो उठाएंगे, अगर कुछ भी वो काम करेंगे गार्डन को साफ करने के लिए, तो उसके बदले में वो हर एक बच्चे को स्वीट्स ऑफर करेंगे, मिठाई देंगे, ठीक है। और इस तरह से जो बच्चे थे वो बड़े खुश हो गए कि जितनी हम सफाई करेंगे, जितने स्टिक्स उठाएंगे, उतना हमें स्वीट्स मिलेगा। तो फटाफट बच्चों ने क्या किया कि पूरा का पूरा जो वो था, स्टिक्स थे, जो ब्रांचेस थे, जो लीव्स थे, वो सबको उठा करके उसका पाइल बना दिया। जहाँ पर एंट्रेंस थी ना पैलेस का, जहाँ पर एंट्रेंस था, वो गार्डन का जहाँ पर एंट्रेंस था, वहीं पर उन्होंने उसका पूरा का पूरा पाइल बना दिया। पाइल मतलब क्या होता है? पाइल का मतलब ऐसे ढेर बना दिया, है ना, पूरा जमा कर दिया। वहाँ पे जो भी ब्रांचेस थे, जो भी लीव्स थे, उन सबको वहाँ पर उन्होंने जमा कर दिया, ठीक है। तो अब क्या देखते हैं हम कि पूरा का पूरा गार्डन जो है वो तो साफ हो गया। अब उसी समय क्या होता है कि वहीं पर से किंग का जो पॉटर है, पॉटर कौन होते हैं? जो पॉटरी का काम करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉट्स जो बनाते हैं। पॉटर जो था वो वहीं पर से गुजर रहा था और उसको फ्यूल के लिए क्या चाहिए थी? फ्यूल के लिए उसको लकड़ी चाहिए थी, क्योंकि लकड़ी से जो फायर होगा, उस फायर में वो पॉट्स को बेक करते हैं, है ना, तब वो पॉट जो होते हैं वो पक्के हो जाते हैं, अदरवाइज वो उनका काम अधूरा रहता है। तो पॉट्स को बेक करने के लिए उनको फ्यूल की ज़रूरत थी पॉटर को। तो वो देख रहा था, चारों तरफ घूम रहा था कि कहाँ से उसे लकड़ियाँ मिलेंगी। तो फिर क्या होता है कि उसने जो पाइल बच्चों ने एंट्रेंस, गार्डन के एंट्रेंस पे जमा करके रखा था, वो उसके लिए बहुत सूटेबल था, क्योंकि उसमें सारे जो ब्रांचेस टूटे फूटे पड़े थे वो सारा उसमें चला गया था, है ना, जिसको कि पॉटर ने चाहे, मतलब पॉटर उसको फ्यूल की तरह यूज कर सकता था। तो पॉटर ने क्या किया, उसने पूरा का पूरा लॉट जो है वो ले लिया और उसके बदले में उसने यंग मैन को पे भी किया, पैसा भी दिया। क्यों? क्योंकि भाई उसका तो काम हो गया, उसको तो फ्यूल की जरूरत थी, फ्यूल के लिए कुछ लकड़ियों की जरूरत थी, उसको लकड़ी मिल गई, तो वो लकड़ी तो ले लिया, लेकिन उसके बदले में उसने यंग मैन को कुछ पैसे दे दिए, ठीक है। अब क्या होता है कि यंग मैन ने तो बहुत अच्छा काम किया, है ना, कूड़ा भी साफ किया, जबकि उसमें उसको कोई मेहनत भी नहीं लगी। और फिर कूड़ा साफ करने के बाद उस कूड़े को उसने बेच भी दिया, है ना, कूड़े को वो बेच भी देता है। ये बहुत बड़ी इसको हम कहेंगे कि ही वॉज रियली अ क्लेवर मैन। और उसके बाद क्या होता है कि जो क्लेवर यंग मैन था उसने कुछ और भी प्लान सोचे। वो क्या किया कि उसने एक जार ले गया जिसमें कि पूरे पानी भरे हुए थे, बड़ा सा जार विच वॉज फुल ऑफ वाटर। उसको सिटी के गेट पर, उस समय तो बताया, जैसे हम लोग जानते हैं कि फोर्टिफाइड सिटीज होते थे, सिटी के चारों तरफ क्या होते थे, बाउंड्री लगे होते थे और बाउंड्रीज पे गेट्स बने होते थे। तो क्या किया उसने कि एक वाटर जार ले लिया जो कि वाटर जिसमें भरा हुआ था, और वो लेकर के सिटी के गेट के पास चला जाता है। और फिर क्या कहता है कि वहाँ पे बहुत सारे ग्रास कटर्स थे जो कि घास काटने का काम करते हैं। तो ग्रास कटर्स जो थे वो धूप में बड़ी मेहनत से काम कर रहे थे, है ना, घास की कटाई कर रहे थे। 500 ग्रास कटर्स वहाँ पर थे।
तो उन्होंने क्या किया, जो यंग मैन था उसने सब ग्रास कटर्स को पानी दिया, क्योंकि वो धूप में काम कर रहे थे, उन्हें प्यास तो लगी रहती है। तो इसने पानी दिया तो वो बहुत खुश हुए, क्योंकि जब हम थकान लगती है, हम बहुत गर्मी लगती है तो हमें प्यास लगती है, तो उन सबको भी प्यास लगी हुई थी। और जब इन्होंने पानी उनको दिया तो वो बहुत खुश हो गए और कहें कि तुमने हमारे साथ बहुत अच्छा किया है, तो बोलो हम तुम्हारे लिए क्या करें, तुमने हमें पानी पिलाया है ना, तो हम तुम्हारे लिए क्या करें, बताओ, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अस, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू फॉर यू। तो देन द यंग मैन रिप्लाइड दैट आई विल लेट यू नो व्हेन आई नीड योर हेल्प, है ना, whenever I will be in the need of you, I will tell you. अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट मुझे जब भी जरूरत होगी मैं आपको बताऊंगा। फिर क्या हुआ कि उन्होंने एक ट्रेडर के साथ फ्रेंडशिप कर ली, है ना, ही मेड फ्रेंड्स विथ अ ट्रेडर। एंड जब ट्रेडर के साथ फ्रेंडशिप हो गई तो एक दिन उसको क्या पता चलता है, ट्रेडर ने क्या बताया कि टुमारो अ हॉर्स डीलर इज कमिंग टू टाउन विथ 500 हॉर्सेज। कौन आ रहा है टाउन में, एक हॉर्स डीलर आ रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस हॉर्स डीलर? हॉर्स डीलर से आप क्या मीन करते हो? हॉर्स डीलर का मतलब ये हुआ जो कि हॉर्स की सेलिंग एंड परचेजिंग करते हैं, ठीक है। तो हॉर्स डीलर टाउन में कल आ रहा है अपने 500 हॉर्सेस को लेकर के, ठीक है। ही इज कमिंग विथ हिज 500 हॉर्सेस, ठीक है। तो जो 500 हॉर्सेस के साथ आ रहे हैं, तो अब ये हुआ कि जो यंग मैन था वो तो बहुत क्लेवर था। अब उसको ये समझ में आया कि ये जो हॉर्स आएंगे, 500 हॉर्स आएंगे शहर में, तो उनको क्या चीज़ की जरूरत होगी, दे विल नीड ग्रास, है ना। तो उनको हर हॉर्स को ग्रास की जरूरत होगी, खाना तो चाहिए होगा ना हॉर्स को। तो अब वो गया फिर से उन ग्रास कटर्स के पास, एंड यू रिमेम्बर द नंबर ऑफ द ग्रास कटर्स, दे वर ऑल्सो 500, है ना, इन नंबर। तो अब ये गए उन ग्रास कटर्स के पास, और उन ग्रास कटर्स को इन्होंने कहा कि प्लीज गिव मी अ बंडल ऑफ ग्रास ईच, ठीक है। हर कोई, जो आप लोग 500 पीपल हैं, एवरी वन गिव मी अ बंडल ऑफ ग्रास एंड डोंट सेल योर ग्रास टिल माइन इज सोल्ड। अपने एक एक बंडल मुझे आप दे दो, और जब तक मेरा बंडल नहीं बिक जाए तब तक आप अपने बंडल को नहीं बेचना। मतलब सबसे पहले मैं अपना बंडल बेचूंगा, और जब मेरा बंडल सेल हो जाएगा तभी आप अपना बंडल बेचोगे, ठीक है। तो वो लोग तैयार हो गए, क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि जो भी आपको हेल्प की नीड होगी वो हेल्प हम करेंगे। तो यही हेल्प इनको चाहिए था कि आप अपने अपना एक बंडल मुझे दो, और जब मेरा जब सेल हो जाए तभी आप सेल करना, ठीक है। तो वो तैयार हो गए। अब उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट डे जो है वो हॉर्स डीलर आ जाता है। अब हॉर्स डीलर आ जाता है तो उसको हॉर्स को खिलाने के लिए ग्रास चाहिए, लेकिन कोई भी जो ग्रास कटर्स जिन्होंने इससे प्रॉमिस किया था कि वो अपना ग्रास नहीं बेचेंगे जब तक कि इस क्लेवर मैन का ग्रास न बिक जाए, तो क्या हुआ कि उसको कोई ग्रास कहीं से वो खरीद ही नहीं पा रहा था। ही वॉज नॉट एबल टू परचेज द ग्रास, है ना, वो कहीं से भी किसी से भी उसको ग्रास मिल ही नहीं पा रहा था। तो फिर उसको उसी यंग मैन के पास जाना पड़ा, और यंग मैन ने क्या किया, क्योंकि उसको कहीं से ग्रास नहीं मिल रहा था उस डीलर को, हॉर्स डीलर को, तो ऑब्वियसली जितना भी ये बोलेगा उतना में उसको लेना पड़ेगा, है ना, लेना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो ग्रास तो बहुत ज़रूरी है हॉर्स के लिए, बिना ग्रास के तो हॉर्स जिंदा नहीं रह पाएगा, और उसको कहीं से ग्रास मिल नहीं रहा है। तो अब वो उसने 1000 कॉइन्स के बदले में उसको वो ग्रास देता है हॉर्स के लिए, क्योंकि कॉस्टली कर दिया, क्योंकि और कहीं नहीं मिल रहा था, उसकी प्रॉब्लम बढ़ गई थी, इसलिए इसने क्लेवर मैन ने उसको कॉस्टली कर दिया। सो this story tells us so many things about the city life, like different type of occupation people used to do in a city, like there are people who owns hotel, है ना, there are people who do the work of gardening, there are people who are potters, then horse dealers are also there, then grass cutters are also there,
So through these stories we know about the life in the cities, how the life was, what were the occupations of the people, है ना. इन सब बारे में, चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है. सो जातकास टेल्स जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा, दे बिकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर नोइंग अबाउट द लाइफ इन द सिटी. Other than Jatakas, there are other evidences also through which we can know about life in these early cities. Like इसमें से जो एक one of the sources है जिससे हमें past की life के बारे में पता चलता है, city life के बारे में, that is sculpture. ठीक है. स्कल्पचर जो होता है उसमें बहुत सारे चीज़ों को डिपिक्ट किया जाता है. जो स्कल्प्टर्स होते हैं, जातकास के अलावा जो दूसरा सोर्स जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, थ्रू विच वी नो अबाउट द पास्ट, इज स्कल्पचर. स्कल्पचर इसको कहते हैं, मतलब दिस द आर्ट इज नोन एज, जो मूर्ति बनाने की जो कला होती है ना, मूर्ति कला, दैट इज नोन एज स्कल्पचर. और स्कल्प्टर कौन होता है? स्कल्प्टर जो स्कल्पचर करता है. ठीक है. जो स्कल्पचर करता है, ही इज नोन एज, ही और सी नोन एज स्कल्प्टर. ये मूर्तिकार हुआ, एंड दिस इज मूर्ति कला. ठीक है. मूर्ति बनाने का जो आर्ट होता है, स्किल होता है, उसको हम स्कल्पचर कहते हैं. और जो मूर्ति बनाने वाले होते हैं उनको हम स्कल्प्टर कहते हैं. तो जो स्कल्प्टर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों को अपने स्कल्पचर में बनाते हैं, है ना. और जैसे कि लोगों की कैसी लाइफ थी गांव में, कैसी लाइफ थी सिटीज़ में, कैसी लाइफ थी फॉरेस्ट में, इन सब चीज़ों को वो अपने आर्ट में डिपिक्ट करते हैं. तो इन स्कल्पचर से बहुत सारी जगहों पर, जैसे देखते हैं हम कि रेलिंग्स हैं, पिलर्स हैं, गेटवेज हैं, उन सब पे डेकोरेशन होता था. तो उससे हमें उस समय के बारे में बहुत सारी बातें पता चलती. जैसे एक स्कल्पचर हमें मिला है, आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है सांची से. ठीक है. तो सांची जो है वो एक सांची का जो स्तूप है, स्तूपा, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा है ना, अभी रिवीजन में फिर लास्ट में पढ़ना है. स्तूपा जो होते हैं उसमें क्या होता है, बुद्धिस्ट मॉन्क के जो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो उसमें रख करके उसको एक माउंट का शेप दे दिया जाता है. वो उनका वर्शिप प्लेस होता है बुद्धिस्ट लोगों का. ठीक है. तो ऐसा सांची का जो स्तूप है वो बहुत ही फेमस स्तूप है. तो सांची का स्तूप जो है ना, वहाँ पर क्या हम देखते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में है. सांची जो है वो मध्य प्रदेश में है. उसमें ऐसे बहुत सारे रेलिंग्स पे बहुत सारे स्कल्पचर बने हुए हैं, गेटवेज पे स्कल्पचर्स बने हुए हैं, और जिनको देख करके हमें बहुत सारी बातें पता चलती है उस समय के लाइफ के बारे में. ठीक है. जैसे कि जो जिस तरह से चीज़ों को उसमें डिपिक्ट किया जाता है, उससे हमें उस समय लोगों का लाइफ कैसा था इस बारे में जानकारी मिलती है. तो जातकास के अलावा स्कल्पचर भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एविडेंस प्रेजेंट करता है, जिससे कि हमें पास्ट की लाइफ के बारे में पता चलता है, सिटीज़ के बारे में. ठीक है. अब हम क्या देखते हैं कि ये जो सिटीज़ हैं जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, ये करीब करीब 2500 ईयर्स अगो ग्रो किए थे. और ये वो सिटीज़ हैं जो कि महाजनपदास के कैपिटल हुआ करते थे. और ये वी नो दैट द कैपिटल सिटीज़ ऑफ महाजनपदास वर फोर्टिफाइड सिटीज़, है ना. उनके चारों तरफ मैसिव वॉल होता था, उनको हम फोर्टिफाइड सिटीज़ कहते हैं. ठीक है. अब हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पर कि आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेट किया है और उन्होंने बहुत सारे फाइंडिंग्स उनको मिले हैं. जैसे कि रो ऑफ पॉट्स मिला है, या सेरेमिक रिंग्स अरेंज्ड वन ऑन टॉप ऑफ द अदर. तो रो ऑफ पॉट्स कह सकते हैं इसको, या सेरेमिक रिंग्स का, जैसे सेरेमिक रिंग्स है ये ऐसे, ये सेरेमिक रिंग है, ये एक के ऊपर एक जो है ना इसको अरेंज किया हुआ है. ये कैसे अरेंज किया हुआ है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक. तो ऐसे करके ना एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है.
जिसमें हमको ये ऐसे ऐसे दिखेगा। तो in this way the ceramic pots are arranged one on top of the other, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे ऐसे ऐसे, नीचे से अगर शुरू करें तो ऐसे 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 करके ये रखा हुआ है। या फिर दिस इज ऑल्सो रो ऑफ पॉट्स, पॉट्स का एक रो तैयार कर दिया गया है, पूरी की पूरी लंबी लाइन है। तो ये जो एक्सकेवेशन में आर्कियोलॉजिस्ट को ये रिंग्स मिले हैं, रिंग ऑफ वेल्स इसको हम कह रहे हैं, रिंग वेल्स कहा जाता है। दीज आर नोन एज रिंग वेल्स। दीज आर नोन एज रिंग वेल्स, ठीक है। तो ये जो रिंग वेल्स हैं, इनका क्या यूज था ये बहुत 100% श्योर नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली दे वर यूज्ड एज टॉयलेट, है ना। ये इस बात की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इनको टॉयलेट की तरह यूज़ किया जाता होगा, या फिर गार्बेज डंप की तरह भी यूज़ किया जाता होगा शायद, या फिर ड्रेन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो इट इज़ नॉट वेरी मच known, or we cannot say surely for what purpose these ring wells were used. Most probably they were used for the purpose of toilet or garbage dump or drain, ठीक है। और ये रिंग्स जो हैं वो ज़्यादातर हमें इंडिविजुअल हाउस में देखने को मिलते हैं। तो इनसे भी हमें पता चलता है उस समय की लाइफ के बारे में। तो हमने देखा जातका स्टेल्स, स्कल्पचर और एक्सकेवेशन डन बाय आर्कियोलॉजिस्ट, इन सब से हमें पता चल रहा है एंशिएंट लाइफ के बारे में। सो वी विल कंटिन्यू विद दिस डिस्कशन in the next class.